नए जज्बे, नए इरादे, नए जुनून के साथ आप ही की हम सफर एक खास, थोड़ी सी जज्बाती, इमोशनल, म्यूजिकल आप ही की शीबा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं, स्वागत करती हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। हम लाए हैं मल्टी टैलेंटेड मयूरपुरी से सिनेमाई और शायराना गुफ्तगू के कुछ और अंश। आपके हिसाब से लगता है कि आप रेस्टलेस है, आपको कुछ नया हाँ, बहुत चाहिए, यू आर अ मल्टीटास्कर, एक वक्त हाँ। में बहुत सारी चीजें आपको करनी है, एक ही पर आप फोकस करेंगे, आपको लगता है कि कुछ मिस हो रहा है लाइफ में, सो इस तरह के इंसान है आप। उसकी में खुशी मिलती है कि मैं एक साथ 10-15 चीजें करता रहूं और कुछ ना कुछ चलता रहे, तो मैं तो उस वजह से कई बार अच्छी चीजें हाथ से छूट भी जाती हैं। पर कोई गम नहीं है, जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मेरे आइटम सॉन्ग्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक क्लेवरनेस है, उसमें एक स्मार्टनेस है। वो बिल्कुल ऐसे ओछे और घटिया आइटम सॉन्ग्स नहीं है। मैं उसमें भी मतलब आप देखिए, मेरा सबसे सबसे जो निचले स्तर का गाना है या जो सबसे डबल मीनिंग या सबसे जिसको बोलते हैं, वो दिल गार्डन गार्डन दिल हो गया वाला, गार्डन हो गया जी, करेक्ट, जिसमें हम बहुत ही टैबू सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। मगर आप देखिए कि उसकी राइमिंग देखिए, आप वो कितनी मुश्किल और कितनी अच्छा, आप सोच नहीं सकते कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन शब्द के साथ में जो अगला शब्द जो काफिये के लिए आएगा वो विसर्जन होगा। सो आई हैव रिटन, देखा जब से तुझे है जानी हो गया मैं पानी पानी, दिल का विसर्जन हो गया रे, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो जैसा गालिब ने गजलों के लिए कहा था कि अच्छी गजल क्या होती है, सादगी व पुरकारी, यू नो, और होशियारी, ये तीनों चीजें, चारों चीजें उसमें होनी चाहिए। तो सादगी भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए, और होशियारी जरूर होनी चाहिए एक अच्छे शायर के पास। एक फ्रीनेस मिलनी चाहिए एक शायर को, एक लिरिसिस्ट को, क्योंकि उसके पास अल्फाजों का खजाना होता है, उसको कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना, उसके लिए फ्रीनेस मिलनी, उसको फ्री छोड़ो, खुला छोड़ो तब वो कुछ कर पाएगा, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी। मुझे साहिर साहब की एक नज़म के अंदर एक कपलेट है जो मुझे बहुत पसंद है। रेगज़ारों में बगुलों के सिवा कुछ भी नहीं, सायाए अब्रे गुरेज़ां से मुझे क्या लेना, भागते हुए बाकी परछाई से मुझे क्या लेना। रेगज़ारों में बगुलों के सिवा कुछ भी नहीं, सायाए अब्रे गुरेज़ां से मुझे क्या लेना, बुझ चुके हैं मेरे सीने में मोहब्बत के कवल, अब तेरे हुस्न पशमा से मुझे क्या वाह लेना। वाह, क्या बात है। अब इसमें जो रेगिस्तारों शब्द है, वो रेगिस्तान बेसिकली का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ये मैं कहीं ना कहीं जरूर यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत, कौन आपको ये करने देगा, इतना भारी उर्दू का वर्ड रेगजारों में कौन यूज करने देगा। लेकिन मैंने फिर किया, ABCD 2 के अंदर जब बेजुबान रिप्राइज हम लोग बेजुमा बना रहे थे, तो शुरुआत ही उससे होती है कि रेगजारों में। आपको लगता है कि एक लिरिसिस्ट को ज्यादा खुला छोड़ देंगे तो वो बवाल मचा देगा? नहीं, थोड़ा बंधना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी हम थोड़े बंधे हुए होते हैं, क्योंकि हम अगर हम फिल्म का गीत लिख रहे हैं तो फिल्म के गीत की सिचुएशन होती है। वो जैसे मैंने कुछ चीज लिखी है, कोई चीज फिल्म के गाने में, तो वो मेरी फीलिंग नहीं है, वो उस कैरेक्टर की फीलिंग है। यानी वो किरदार क्या कहना चाहता है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका जहन क्या है उस वक्त। लेकिन इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जैसे आपने कहा, अभी कहा कि कोई किरदार निभा रहा, उस किरदार को मद्देनजर रखते हुए मैंने लिखा, तो आपने, मयूर साहब ने अपने लिए क्या लिखा? क्या आपने अपने लिए कुछ लिखा है लाइफ में? मेरी कुछ नज़में हैं, वो मैंने खुद के लिए लिखी हैं, या वो शायद मैं अब जैसे कि बता रहा था शायद पब्लिश हो जल्दी ही, मगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मैं अपने लिए सचमुच क्या लिखता हूँ। एक नज़म है मेरी कि क्यों फिर कोई पुरानी मैं दास्तां लिखूंगा, सब कुछ तो लिख चुका हूँ, फिर कुछ नया लिखूंगा। आहा, क्या बात है। हिज्जों में दर्द 100 हैं, हिज्जों में दर्द 100 हैं, मेरे लफ्ज सुर्ख रूह हैं, मेरी कलम में मेरे अजदाद का लहू है, मेरी कलम में मेरे अजदाद का लहू है, सच ही लिखा है अब तक और 100 दफा लिखूंगा, इतना तो लिख चुका, अब कुछ नया लिखूंगा। वाह, क्या बात है। मतलब एक जो लिरिसिस्ट है उसका सीखना कभी खत्म नहीं होता, और उसके पास तो अल्फाज का बड़ा खजाना होता है, शब्दों का खजाना होता है, तो वो शब्दों का जाल बुनते बुनते कभी थकता ही नहीं है, और उसकी मंजिल कभी ख़त्म नहीं होती। एक मंजिल ख़त्म हुई तो दूसरी मंजिल सामने आ जाती है, एक आरज़ू ख़त्म हुई तो दूसरी आरज़ू जन्म लेती है, तो इसी तरह से गीत बनते जाते हैं। एज अ डायलॉग राइटर, एज अ स्क्रीन राइटर आपकी हम बात करेंगे। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट बीइंग ए स्क्रीन प्ले राइटर और अबाउट बीइंग अ लिरिसिस्ट? इस बारे में मुझे आप बताएं।
मुझे सीन लिखना बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि आप यू आर लाइक अ गॉड, आप डिसाइड कर सकते हैं मैं इस कैरेक्टर को इस डायलॉग पे बैठाऊंगा, इस डायलॉग पे उठाऊंगा, पानी पीने के लिए भेज दूंगा, कॉफी बनवाऊंगा। आप सोचिए उस एक्टर को वो किरदार निभाने के लिए जो जो आपने लिखा है वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। अगर मेरा मन करे कि मैं इस कैरेक्टर को थप्पड़ पड़वा दूं किसी से, तो मुझे सिर्फ लिखना है, उसको थप्पड़ बज ही जाएंगे। एक बार नहीं, 10 बार टेक होगा, 10 बार थप्पड़ बजेंगे। फिर यहाँ पे आ गई उस आजादी की बात। एक राइटर बड़ा महान इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद आजादी होती है, और उसे आजादी दो और वो कुछ भी शाहकार पैदा कर सकता है। थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है और थोड़ी पावर आ जाती है अगर आप लिख रहे हैं हाँ, सीन, हाँ। अगर आप सीन बना रहे हैं तो। और सीन लिखना हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों को आता है। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इज्जत। तुम लोग को डांस सिखाएगी। डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट। तो अपुन ने कहा बोला ना हुए। जैसे आपने डायलॉग की बात की, आपके डायलॉग्स ओम शांति ओम में इतने पॉपुलर है, और भी कई सारी फिल्में हैं, लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, मतलब ये तो हाँ। आइकॉनिक है। क्या आपने वाकई में कोई ऐसा सीन फिल्म में लिखा है जो आपकी रियल लाइफ से मुतासिर हुआ या आपके साथ घटा हो? जरूर आपने किसी फिल्म में डाला होगा, उस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। या आप किसी दोस्त के पास बैठे थे, आपस में गपशप लड़ा रहे थे, हाँ। उस बीच कोई सीन क्रिएट हुआ एंड आपने किसी फिल्म में उसे डाला, तो फिल्म कौन सी थी और वो सीन क्या था और किस तरह से घटा? मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के थक जाऊंगा, इतनी सारी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी से, जो मेरी राइटिंग में। जैसे ओम शांति ओम की बात करें तो हाँ। ओम शांति ओम में किरण आंटी का जो कैरेक्टर है, शाहरुख की माँ जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल मेरी माँ है। वो बिल्कुल मेरी माँ ऐसे ही बात करती है, मेरी माँ ऐसे ही ओवर द टॉप है, मेरी माँ ऐसे ही फिल्मी है। तो वो काफी सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे दोस्तों के साथ में या रिलेशनशिप्स हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म थी मेरी ब्लू, उसमें बहुत छोटा सा एक डायलॉग है कि हीरो बहुत तेज बाइक चला रहा है और जायद खान हीरो है और कटरीना कैफ हीरोइन है, और उनके अपोजिट, और वो कटरीना उनको बोलती है कि टेक केयर और समथिंग लाइक दैट, तो वो बोलता है डोंट, आज मरने का मूड नहीं है मेरा। हाँ। ये डायलॉग अभी एक फिल्म आ रही है मेरे दोस्त की, मोहित चड्डा जो एक्टर है, उसकी फिल्म आ रही है, उसके ट्रेलर में उन्होंने यही डायलॉग यूज किया है। दोस्त है मेरे, तो मैंने कहा था ये लाइन अच्छी है, जरा लिख लो, तुम कभी काम आ जाएगी, आज मरने का मूड नहीं है मेरा। ये मैं अपनी वाइफ, जब वो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती तब मैं कहा कर, मैं कॉलेज में बाइक चलाता था हाँ। और ठंडी में और बहुत तेज चलाता था, तो वो मुझे अक्सर कहती थी कि बी केयरफुल, टेक केयर, तो मैं बोलता था अरे डोंट वरी, आज मरने का मूड नहीं है मेरा। तो ये मैं हूँ मेरी फिल्मों के अंदर, मेरी फिल्म का हर हीरो मैं खुद हूँ, मैं ही हीरो हूँ, मैं अपने आप को देख के ही लिखता हूँ। लोग बोलते हैं अरे आपने ये कैरेक्टर लिखा, आपने क्या शाहरुख खान को सोच के लिखा, ये गाना आपने लिखा क्या सलमान खान को सोच के? नहीं, मैं खुद को, मैं ही हीरो हूँ, मैं वाह। अपने आप को रख के लिखता हूँ। वाह वाह, आप अपने आप को उस किरदार में ढालते हैं और वो कैरेक्टर लिखते हैं और वो गाना लिखते हैं जिसमें पिक्चराइज किया गया हो। सच बताऊं तो ओरिजिनल मैं हूँ, वो सब कॉपी है। वो सब कॉपी है, आप ओरिजिनल है। तो हीरो तो मयूर ही है और मयूर ही अपने आप को दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। मतलब जितने भी किरदार जो आपने लिखे हैं, हमने देखे हैं, वो खुद एक मयूर है। मयूर जी, आपके साथ बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के पार, स्टे ट्यून्ड। लाइव में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम बातें कर रहे हैं मयूरपुरी से, उनके करियर के बारे में, उनके बेतहाशा बेइंतहा खूबसूरत नगमों के बारे में, उनकी डायलॉग बाजी के बारे में, और एज ए स्क्रीन प्ले राइटर अपने आप को वो कहाँ पाते हैं उसके बारे में भी बात हो रही है। और उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू क्या कहना चाहती है, उनकी मंजिल फाइनली एज ए डायरेक्टर है या कुछ और है, या मंजिल अभी बाकी है, इस बारे में भी बातें हो रही है। चलिए, वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप जब फराह खान से मिले थे तो उन्होंने क्या पहले ही आपको एक नज़र में देखकर कहा कि नहीं, आप मेरी फिल्म के लिए डायलॉग लिखेंगे ओम शांति ओम के लिए? मैं फराह को पहली बार मिला 2004 में, शायद 2003 या 2004 में। उनकी मैं हूं ना पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, जो उनकी पहली फिल्म थी, और हमारा एक्शन डायरेक्टर, हम लोग धूम बना रहे थे और हमारे धूम के एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन, वो उनके भी डायरेक्टर थे, तो उनकी शूटिंग चल रही थी। तो मुझे एलन से मिलने के लिए फिल्म सिटी भेजा गया था यशराज की तरफ से, उनका कुछ चेक वेक लेके एडवांस का, लेकिन उन्हें पता था फराह को कि मैं अच्छा लिखता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक छोटी सी फिल्म लिखी थी जिसका नाम था माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस। उसका जो हीरो था, उसका जो मेन लड़का था, वो निखिल द्विवेदी, वो इनके रेड चिलीज के साथ में बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड था उन दिनों। वो शाहरुख सर का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो वो जाके बार बार मतलब फराह को और शाहरुख सर को बोलता था कि मयूर की राइटिंग बहुत अच्छी है। ऐसा भी हुआ कि
धूम खत्म हुई 2004 में, और धूम में जो मैं एसोसिएट डायरेक्टर था और मेरे साथ जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर लड़की काम करती थी, जोईता चैटर्जी, वो धूम करने के बाद में ओम शांतियों पे बतौर चीफ असिस्टेंट वो वहां ज्वाइन हो गई। तो काफी 3-4 लोगों ने फारा को ये कहा होगा शायद कि मयूर हाँ, बहुत रिकमेंड किया आपको, आपके बारे में बताया हाँ, होगा, ही इज वेरी फिर गुड। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे एक सीन भेजा। अब क्या है, फारा ने तो बोला होगा, अरे देखे तो सही लिख के कि इसको आता है कि नहीं आता है, कि कैसा लिखता है, मैं क्यों इससे इससे लिखवाऊं। तो मुझे, लेकिन अब जोईता मुझे ये तो नहीं कह सकती थी कि भाई तेरा टेस्ट चाहिए एज अ राइटर, क्योंकि वो तो जानती थी मैं बहुत अच्छा, मैं मेरे यार की शादी लिख चुका था जिसमें वो असिस्टेंट थी और मैं चीफ एडी था। तो शायद उसको भी बड़ा अजीब लगा होगा कि अरे मैं मयूर को टेस्ट करने के लिए कैसे बोल सकती हूँ। तो उसने मुझे कहा, उसने बड़ा क्लेवरली, बड़ा स्मार्टली मुझे फोन किया, बोला मयूर मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ, मुझे एक हीरोइन का टेस्ट लेना है और ऑडिशन करना है उसका, लड़की के लिए। तो ना ये सीन का ब्रीफ मैं तुझे भेज रही हूँ, तो मुझे कुछ डायलॉग्स लिख के भेज दे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो तब मुझे कहानी भी पता नहीं थी फिल्म की, मुझे कुछ भी ज्यादा पता नहीं था, बहुत कम, मतलब एक सीन का ब्रीफ मेरे पास में आया कि एक लड़की, सीन से इतना पता चल रहा था कि 2 लड़के हैं, एक हीरो है, एक हीरो का दोस्त है, वो किसी पिक्चर के प्रीमियर में गए थे, वहां एक हीरोइन को देखा उन्होंने पर्दे पे और बहुत खुश हो गए, और वो इसको प्यार है उससे, और दोस्त उसको एनकरेज कर रहे हैं, और ये वापस आके बोलता है कि एक दिन मैं भी बड़ा स्टार बनूंगा और मुझे भी अवार्ड मिलेगा। बस ये ब्रीफ थी सीन की, इतना हमें पता था। तो तब मैंने जो वो सीन सबसे पहला लिखा, उसी में वो दोनों डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर भी उसमें है, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये सीन जब फारा के पास में गया, तो फारा ने मन बना लिया कि मुझे तेरे साथ ही करनी है पिक्चर, तू ही मेरी पिक्चर के डायलॉग लिखेगा। लवली। तो और ये आइकॉनिक डायलॉग्स तस्वीर किए जाते हैं। और बताइए, इसी तरह से शुरुआत हुई एज अ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर हिंदुस्तानी सिनेमा में मयूर साहब की, जो पहले ही बहुत ही बेहतरीन लेखक भी थे और कलमकार भी थे। खैर, ये जर्नी जब शुरू होती है तो ये तो मुकद्दर में होता है, आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और आपकी अच्छाई भी सामने आती है, आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और बहुत बेहतर काम होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके बच्चों ने आपसे ये कहा कि भाई हमें भी फिल्म मेकिंग में जाना है, या हमें एज अ लेखक काम करना है, या एज अ लिरिसिस्ट काम करना है, या एज अ डायरेक्टर काम करना है, तो आपकी एडवाइस उनके लिए क्या होगी? क्योंकि आपने फिल्म मेकिंग का हर एक पहलू तो शिद्दत से देखा और शिद्दत से महसूस कर भी रहे हो और किया भी है, तो आपकी एडवाइस उनके लिए क्या होगी? मेरी एडवाइस यही होगी कि जो भी दिल चाहे काम वही करना चाहिए। आपका डेडिकेशन देखकर डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स ने आप ही का चयन किया अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए, जो हिंदी में डब हुई, जैसे एवेंजर्स एंड गेम है, द लायन किंग है, और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्म है। ये प्रोसेस कैसा आपके लिए रहा है? क्या ये भी आपके लिए एक चैलेंज था, या फिर आपको बड़ा मजा आया इस काम को करने में, और आता भी है इस काम को मजा करने में? देखिए, मेरी लाइफ में ना अक्सर चीजें एक्सीडेंट से हुई हैं, मतलब मैं एक्सीडेंटली लिरिसिस्ट बन गया, मैं नहीं बनना, इत्तेफाकन मैं नहीं बनना चाहता था लिरिसिस्ट, मगर बन गया। मैं राइटर भी नहीं बनना चाहता था, मगर बना दिया गया। मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, वो अभी आधा अधूरा काम हुआ है, मगर मेन स्ट्रीम कमर्शियल बाकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये काम भी थोड़ा एक्सीडेंट से ही हुआ। वो हुआ ऐसा कि मैं ABCD और ABCD 2 मैंने डिज्नी के लिए लिखी थी, तो उनके पास में जब जंगल बुक आई, तो उनको लगा ये फिल्म बहुत बड़ी है, और ये इसको आज तक जो जिस तरीके का काम चलता आया है ये डबिंग की पिक्चरों की स्क्रिप्ट लिखने का, वो थोड़ा लिटरल और थोड़ा जैसे कहते हैं डायरेक्ट अनुवाद जैसा होता है, वैसा करते हैं। तो जो तर्जुमा जैसा लिखा गया उसका सीधा सीधा तर्जुमा होता आया है। मगर यदि हम वैसा ना करें और इसको फिर से लिखा जाए फिल्म को, और अच्छे से लिखा जाए, और उनका मेरे साथ में रिलेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो देखिए बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, डिज्नी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनके साथ में मैंने बहुत काम किया है। तो मार्वल है, पिक्सार है, ये सारे जो स्टूडियोज हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। पहली बात, आपको अपने काम में बहुत वर्ल्ड क्लास लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप हॉलीवुड के लोगों के साथ काम कर रहे हैं यार। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपका वर्क एथिक होना चाहिए, ईमेल्स का जवाब टाइम पे जाना चाहिए, हर चीज ठीक से होनी चाहिए, तो एक सिस्टम है वो उसमें काम करने का, बड़ा प्रोफेशनलिज्म है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो जी। हाँ, तो हमारे आधे से ज्यादा लोग तो वहीं मर जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। मगर डिज्नी को पता था मेरे बारे में, मतलब डिज्नी में जो लोग काम किया करते थे, उन्होंने देखा था मुझे ABCD 2 में प्रोसेस देखा था उन्होंने, कि मैं कितना कोलैबोरेटिव हूँ, मैं कैसे सजेशंस लेता हूँ, मैं फीडबैक कैसे डील करता हूँ, या मैं कितना टैलेंटेड हूँ, ये भी वो लोग जानते थे कि कैसे सीन को री इन्वेंट करना इसको आता है, कि ये सीन ऐसा सोचा गया था, मगर एक बार मयूर की कलम पे गया, डेस्क पे गया, तो फिर कुछ ऐसा बन जाएगा और वो अच्छा लगेगा। तो दे न्यू दैट आई कैन ट्विस्ट अराउंड अ सीन ऑन इट्स हेड। मैं उतनी मेरी काबिलियत है सीन लिखने की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना, मुझे सीन लिखने में बहुत गर्व महसूस होता है, अच्छा सीन लिखने में।
तो और मैं उस सीन मतलब डायलॉग नहीं होता, सीन मतलब आपने उस सीन की पूरी ओवरऑल परिकल्पना जी की, जी ये जी। सीन ओवरऑल कैसा कैसा प्ले आउट होगा इसका। तो ये चीज़ उनको वो जानते थे, तो उन्होंने जब मुझे कहा जंगल बुक लिखने के लिए, मैं शुरुआत में थोड़ा मैं बहुत खुश नहीं था उस बात से। मुझे लगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट राइटर हूँ, मैं ये अनुवाद की इंडस्ट्री में क्यों घुस रहा हूँ। एक बार मैंने करना शुरू किया तो बहुत अच्छी वो फ़िल्म उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए द जंगल बुक ने। उससे पहले शायद जो फ़िल्म का रिकॉर्ड था उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा बिज़नेस उस फ़िल्म ने किया। उसके हिंदी वर्ज़न ने बहुत पैसे कमाए। तो ये बात साफ़ हो गई कि ये इंडस्ट्री बन सकती है, इसके लेने वाले हैं, ऐसी फ़िल्मों को हिंदी में देखने वाले हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, 2015-16 जब ये आई फ़िल्म। तो तब हमने जो शुरुआत की तो 2016 से लेके आज 2021 में हम लोग बैठे, 2020 जस्ट खत्म हुआ है, तो पिछले 4 या 5 साल में मैंने 16 फ़िल्म की है डिज़नी के साथ। 16 ओह डिज़नी। वंडरफुल वंडरफुल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तो मयूर साहब की लत तो लगी गई थी, अब हॉलीवुड फिल्म मेकर्स को भी मयूर साहब की लत लग गई और इस पे आपने गाना भी बना दिया, मुझे तो तेरी लत लग गई। अब ये लत जो है वो गलत है कि आपके पक्ष में ही है, क्योंकि फाइनली आपकी डेस्टिनेशन तो डायरेक्टर बनना है और कुछ नहीं है। ये आप मुझे हाँ, बताएं। ये तो अब ज़रूरी है, बिना लत के कुछ हो नहीं सकता एक्चुअली लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा मेहनत की लत तो होनी चाहिए, या जिसे कहते हैं लगन की लत होनी चाहिए। बाकी लतें हैं वो बुरी होती हैं, मगर अगर मेहनत और लगन की अगर लत आपको लगी है, तो वो जैसे मैं आज भी, मुझे इतने साल हो गए लिखते हुए, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, 25-26 साल से तो मैं रोज़ लिख रहा हूँ, हर रोज़ लिखता हूँ। मगर फिर भी आज भी मैं अगर दिन में पूरा दिन मीटिंग्स करूँ और काम करूँ, ये करूँ, मगर फिर भी जब रात को मैं सोने से पहले 2, 4, 5 पन्ने न लिखूं तो मुझे नींद नहीं आती। मैं चाहे वो कविता लिखूं या किताब के लिए कुछ लिखूं या कोई आर्टिकल लिखूं या फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट कर दूं या ट्विटर पे थ्रेड कर दूं। मेरे ट्विटर पे बड़े थ्रेड्स होते हैं, लंबे लंबे। मुझे जो लगता है मैं लंबा लंबा लिखता हूँ। बट आप इस चीज से डरते नहीं है, मतलब बेबाक है आप इस चीज से डरते नहीं है? कभी थोड़ा सा डर लगता है कि आज ये थ्रेट मिला, आज मैंने बेबाकी से ये कह दिया, उसके बारे में ये कह दिया, और यू आर हैप्पी विद इट? हाँ, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल चुकी हैं, ये सब चलता रहता है लाइफ में। एज़ अ पब्लिक फिगर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरा कोई ओपिनियन है, हालाँकि मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर समाज में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर समाज में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो राइटर का बोलना फ़र्ज़ बनता है। ख़ास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, या ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं राइटर्स को लेके, हमारे हकों की जो लड़ाई है। राइट, कोई गाना जो आपने लिखा है जो जाते जाते आपको याद आ रहा है, जो वाकई में दिल से तो सारे गाने आपने लिखे हैं, लेकिन दिल का बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ उसमें, मतलब हर जगह प्रीतम दा ने आपको कहा यार दिल आना चाहिए इसमें, यार वो गाना दो जिसमें दिल आए। मैं आपको वो गाना बता सकता हूँ जो बहुत मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि जो मशहूर हुए वो तो सब लोग याद रखते हैं, मगर ऐसे भी कुछ गाने होते हैं जो मशहूर नहीं होते, मगर वो बड़े अच्छे होते हैं। और ये ये बहुत कमाल गाना है, क्योंकि इस गाने में मैं, प्रीतम और सचिन जिगर, हम सब इन्वॉल्व हैं। क्योंकि प्रीतम ने मुझे बुलाया कि ये एक बहुत ज़रूरी गाना है मयूर, ये आप कर दो, और ये सचिन जिगर इस गाने को अंजाम देंगे, मगर मैं इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हूँ और तुम समझ लो मेरा ही गाना है, और ये मेरा पहला गाना है सचिन जिगर के लिए। दर बदर खुदाया, दर बदर है बेखबर ये दिल, दर बदर का हम सफर न कोई, दर बदर की मंजिल। वाह क्या बात है, दरबदर का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे से इसमें किया है। एक राइटर की ही क्वालिटी होती है, खूबी होती है, वो किस तरह से एक शब्द को बार बार इस्तेमाल करें एक गाने में और वो सुनने में भी अच्छा लगे और बड़ा हिट साबित हो। वेल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके मयूर साहब। तो मैं तो चाहती थी और बातें करें, लेकिन आइंदा ज़रूर आपको स्टूडियो में हम दावत देंगे, और भी कई सारी बातें रह गई हैं जिन पर हमें ज़रा नज़रसानी करनी है। एज ऑफ नाउ आप इसी तरह से चहकते रहिए और महकते रहिए और अपने गानों से हर एक का दिल जीतते रहिए, यही मेरी दिली तमन्ना और मेरी ख्वाहिश है। आई विश ऑल द बेस्ट, और आपकी डेब्यू फिल्म जो आने वाली है, जो फाइनली आपकी फाइनल डेस्टिनेशन में कहूँगी, फाइनल मंजिल है, वो आपको बहुत जल्द मिल जाए, इसी की मैं कामना करती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप डायरेक्टर बनेंगे, बड़े डायरेक्टर बनेंगे, तो आप ये गाने जो हमें अच्छे अच्छे दे रहे हैं ना, वो देना नहीं भूलेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया शिबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मयूर जी। बाय, टेक केयर।
बाय। इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मयूर साहब के साथ, मयूर पुरी के साथ हमारी ये मुलाकात बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप भी मयूर पुरी की तरह अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर अपनी डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ उस काम को अंजाम दीजिए। मंजिल की चिंता ना करें, मंजिल जरूर अवश्य आपको मिल ही जाएगी। इन्हीं पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में। चिल्ड्रन सायोनारा।